सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास सेवन्थ हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन। इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स को डील करेंगे। जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं उन सभी को हम बहुत ही ईजी तरीके के साथ समझने की कोशिश करेंगे, और साथ में मैंने कुछ दूसरे क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया है इस वीडियो के अंदर, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो हमारे पास यहाँ पर मैच द कॉलम दिया हुआ है, यहाँ पर हमको मैच करना है। फर्स्ट हमारे पास दिया है सूबेदार। तो सूबेदार क्या होता है? सूबेदार यहाँ पर हम करेंगे इसको प्रोविजनल गवर्नर। जो सूबेदार होता था वो एक प्रोविंस का जो है गवर्नर होता था। यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या मतलब। जैसे मान लीजिए ये कोई स्टेट है, ये कोई राज्य है किसी राजा के, ये मान लीजिए कोई किंग है। तो ये किंग जो है पूरे के पूरे स्टेट के ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकता है, क्योंकि उसका स्टेट तो बहुत बड़ा होता है। तो किंग अकेले जो है इतने बड़े स्टेट के ऊपर जो है कंट्रोल नहीं रख सकता। इसलिए स्टेट को जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता था। जैसे मान लीजिए इस स्टेट को मैंने हाइपोथेटिकली मान लीजिए इस स्टेट को मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ का इस स्टेट का एक्चुअल रूलर तो किंग ही है, एक्चुअल राजा तो यहाँ का किंग ही है। लेकिन अपने शासन की सहूलियत के लिए, मतलब इतने बड़े राज्य पर वो अकेला कंट्रोल नहीं रख सकता, तो उसने अपने राज्य को डिवाइड कर दिया है, अपने किंगडम को उसने डिवाइड कर दिया है। और इन चारों छोटे छोटे जो टुकड़े यहाँ पर हमारे पास बन गए, ये देखिए इसका किंगडम अब 4 हिस्सों में बंट गया। तो इनको हम कहते थे प्रोविंस, प्रोविंस या सूबा। इसको क्या कहते थे? इसको हम सूबा कह देते थे। और इस सूबा के ऊपर एक आदमी को कंट्रोल करने के लिए रखा जाता था। जैसे मान लीजिए ये ए सूबा है, ये बी सूबा है, ये सी सूबा है और ये डी सूबा है हमारे पास। तो ए सूबा में जो है एक आदमी को रखा जाएगा जो पूरे के पूरे ए सूबा को कंट्रोल करेगा, इसको हम कहेंगे सूबेदार। वैसे ही बी जो सूबा है वहाँ पर भी एक सूबेदार होगा, सी में भी एक सूबेदार होगा और डी में भी एक सूबेदार होगा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि सूबेदार क्या था? एक प्रोविजनल गवर्नर होता था। मतलब एक जो सूबा होता था उसका प्रमुख, उसका हेड होता था कौन? वो होता था हमारे पास सूबादार। दूसरा हमारे पास है देखिए फौजदार। तो ये फौजदार हमारे पास क्या था? इसको हम कहेंगे हाई नोबल। मतलब ये एक काफ़ी एक नोबल होता था। इसका मतलब ये, मतलब इसके पास जो है फौजदार के पास अगर हम देखें तो इसके पास पॉलिटिकल पावर रहता था। किसी भी जगह का, जैसे कोई राजा होता था तो वो किसी को किसी जगह का फौजदार नियुक्त कर देता था। फौजदार का मतलब क्या होता था? मान लीजिए ये कोई राजा का स्टेट है, तो यहाँ पर किंग है, किंग ने किसी आदमी को भेज दिया और वो कहेगा कि जो ये ए रीजन है, मान लीजिए ए किसी जगह का नाम है, तो राजा कहेगा कि इस ए वाली जगह में आप पॉलिटिकल जो है इश्यूज़ को संभालिए। मतलब पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक इश्यूज़ को संभालिए। तो ऐसे जो लोग होते थे जिनको किसी विशेष जगह में, जिनको किसी स्पेशल रीजन में भेज दिया जाता था वहाँ पर पॉलिटिकल कंडीशन को संभालने के लिए, उसको हम कहते थे फौजदार। उसको हम क्या कहते थे? फौजदार। मतलब ये एक हाई नोबल होता था। तीसरा हमारे पास क्या है? इजारादार। अब ये इजारादार क्या होता था? तो इजारादार जो है हमारे पास रेवेन्यू फार्मर होते थे। इजारादार कौन होते थे? रेवेन्यू फार्मर। इसको आप ऐसे समझिए, इजारादार क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको इतना डीपली क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको एक एक टर्म का पता होगा तो जो क्वेश्चन आगे आने वाले हैं तो वो जो है ऑटोमेटिकली आपके जो है सॉल्व होते जाएंगे। इजारादार का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए ये कोई स्टेट है, ये किसी राजा का राज्य है। मान लीजिए ये ए क्या है? ए एक राज्य है। ए एक किंग है, और जो ये पूरा का पूरा जो सर्कल मैंने इसके बाहर ड्रॉ किया, ये मान लीजिए इसका स्टेट है। अब राजा के पास जो है पैसे होते हैं, बहुत सारा धन होता है, इसके पास बहुत सारी सेना होती है। तो ये जो सेना होती है, मतलब जो सोल्जर होते हैं, जो इसके पास इतनी वेल्थ होती है राजा के पास, तो वो कहाँ से आती है? तो वो लोगों से आती है, क्योंकि लोग उसको टैक्स देते हैं। टैक्स की वजह से ही राजा के पास उतना पैसा होता है। तो टैक्स राजा के पास कैसे आता है? तो सबसे पहले क्या होता था, राजा क्या करता था? मैंने आपको पहले ही कहा कि राजा जो है इतने बड़े राज्य के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए उसको जो है बहुत सारे लोगों की हेल्प लेनी पड़ती है एक राज्य के ऊपर, मतलब अपने किंगडम में जो है कंट्रोल को बनाए रखने के लिए। तो राजा ने क्या किया होता था? छोटे छोटे ज़मींदार होते थे। इस तरह से मान लीजिए, इस तरह से ये ज़मींदार है, ये इसके पूरे के पूरे राज्य में इस तरह से ज़मींदार फैले होते हैं। अब ज़मींदार का क्या मतलब होता है? ज़मींदार का मतलब होता है, इसको आप एक बहुत बड़ा किसान मान लीजिए। ज़मींदार क्या होगा? उसके पास बहुत सारी ज़मीन होगी, बहुत सारा लैंड होगा उसके पास, लेकिन उसके पास बहुत ही ज़्यादा लैंड है। मतलब वो अकेले जो है उस लैंड के ऊपर खेती नहीं कर सकता,
क्योंकि उसके पास लैंड बहुत ज़्यादा है। इसलिए वो क्या करेगा, जो बड़ा ज़मींदार होता है, जो बड़ा किसान होता है, वो क्या करता है, उसके पास खेत तो बहुत सारा है, इसलिए वो क्या करेगा, छोटे-छोटे किसानों को जो है हायर करेगा। मतलब मान लीजिए जो एक किसान है वो 10-15 या 10 और 15 जो है इस तरह से फार्मर्स को कलेक्ट करेगा और उनकी हेल्प से जो है अपने इस लैंड के ऊपर जो है एग्रीकल्चर का काम करेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं जो हमारे पास जो ज़मींदार होता है, ज़मींदार कौन होता है, जो बहुत बड़ा किसान होता है, और जो छोटे किसान होते हैं वो ज़मींदार के लैंड पर जो है काम करते हैं। क्योंकि जो छोटे किसान हैं वो ज़मींदार के लैंड पर काम करते हैं, इसलिए जो है जो छोटे ज़मींदार होते हैं वो इसको जो है रेवेन्यू देते हैं, वो जो है इसको अलग से पैसे देते हैं ज़मींदार को। तो पहले क्या होता था, अब देखिए ये जो किसान है इनको 2 टैक्स देने पड़ते हैं। पहला तो इनको इस ज़मींदार को टैक्स देना पड़ता है, जिसकी ज़मीन पर ये काम कर रहे हैं, और दूसरा इनको जो है किंग को टैक्स देना पड़ता है। किंग को इनको जो है अलग से टैक्स देना पड़ता है। तो पहले क्या हुआ करता था, जो ये यहाँ पर जो ये ज़मींदार होते थे, ये टैक्स को कलेक्ट करते थे। टैक्स को कलेक्ट करते थे, मतलब अपना हिस्सा भी ये इनसे लेते थे और राजा का हिस्सा भी इनसे लेते थे, और उसके बाद जो है राजा को ट्रांसफ़र कर देते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो क्या होता है, हम देखते हैं जैसे जैसे छोटे छोटे राज्य जो है जिनका उदय होता है, मतलब मुग़ल सल्तनत के बाद जब छोटे छोटे राज्यों का जो है इमर्जेंस होता है, तो वहाँ पर हम देखते हैं जो ये ज़मींदार होते हैं, इनकी स्थिति काफ़ी डाउन हो गई। मतलब इनकी कंडीशन जो है सोसाइटी के अंदर काफ़ी डाउन हो गई, और इनकी जगह पर जो है इजारादार जो है इमर्ज होने लगे। ये इजारादार क्या होते थे? अब देखिए, जहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए एक बहुत बड़ा लैंड है, ये मान लीजिए एक बहुत बड़ा लैंड है। ओके, यहाँ पर मान लीजिए बहुत सारे ज़मींदार थे। एक ज़मींदार, दूसरा ज़मींदार, तीसरा ज़मींदार, चौथा मान लीजिए इस जगह में जो है 5 ज़मींदार हैं। तो पहले क्या होता था, जैसे मान लीजिए ये इनकी अपने इनके में जो है लैंड बना देता हूँ इस तरह से। ये मान लीजिए इनकी ज़मीनें हैं, ये ज़मीनें भी मैंने इनकी बता दी। पहले मैं आपको क्या बता रहा था, पहले ये ज़मींदार क्या करते थे, अपने लैंड के अंदर जो है टैक्स को कलेक्ट करते थे। अपना हिस्सा भी लेते थे और राजा का हिस्सा भी लेते थे। लेकिन राजा ने क्या आदेश दे दिया, राजा ने ये आदेश दे दिया कि अब से जो है ज़मींदार टैक्स को कलेक्ट नहीं करेंगे। ज़मींदार, अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो ज़मींदार है इनको कहा गया कि अब आप लोग जो है टैक्स को कलेक्ट नहीं करोगे। इनके लिए जो है एक स्पेशल सिस्टम यहाँ पर बनाया गया। मतलब ये मान लीजिए राजा है, राजा ने कहा कि हम जो है बोली लगाएंगे, मतलब हम ऑक्शन करेंगे, बोली लगाएंगे। अब जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा उसको जो है पूरे के पूरे इस रीजन के ऊपर जो है कंट्रोल दे दिया जाएगा टैक्स कलेक्शन का। मतलब जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा उसको जो है इसका जो है टैक्स कलेक्शन का जो है अधिकार दिया जाएगा, उसको जो राइट दिया जाएगा टैक्स कलेक्शन का। बाकी लोग जो है टैक्स को कलेक्ट नहीं करेंगे। इसलिए इनमें से जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा, मतलब जो सबसे ज़्यादा पैसे देगा राजा को बोली लगाकर, तो उसको जो है इस पूरे के पूरे लैंड का जो है टैक्स कलेक्शन का जो है उनको राइट दे दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये जो इसका नाम ए है, मान लीजिए, ठीक है, इस ज़मींदार का नाम ए है, इस ज़मींदार का नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम डी है और इसका नाम ई है। मान लीजिए ए कहता है कि मैं 100 रुपया दूंगा राजा को, बी कहता है कि मैं 200 दूंगा 1 साल का, सी कहता है कि मैं 1 ईयर में जो है 300 दूंगा, डी कहता है कि मैं 400 दूंगा, और ई कहता है कि मैं जो है राजा को हर साल जो है 500 दूंगा। तो इस केस में जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा, यहाँ पर देखिए ई ने सबसे ज़्यादा बोली लगाई, तो ई को क्या बोला जाएगा, ई जो है अब ज़मींदार नहीं रहेगा, ई बन गया इजारादार। इजारादार का मतलब क्या होगा, जिसको जो है पूरे के पूरे इस एरिया का जो है टैक्स कलेक्शन का राइट मिल गया। बाकियों के टैक्स कलेक्शन का राइट चला गया। जो ई होगा इसको कहेंगे इजारादार, ज़मींदार नहीं। ज़मींदार तो छोटा होता है, इजारादार मतलब इसको जो है अब कंट्रोल मिल गया है, अब ये टैक्स कलेक्ट कर सकता है। दूसरे ज़मींदारों की जो जगह है वहाँ से भी वो जो है टैक्स को कलेक्ट कर सकता है। तो इनको कहते थे इजारादार। इजारादार क्या होता था, जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता था, और जो इजारादार बन जाता था उसको राइट मिल जाता था कि वो दूसरे ज़मींदार की जगह से भी जो है टैक्स को कलेक्ट कर सकता था। तो आई होप कि अब आपको पता लग गया होगा कि इजारादार क्या है। तो अब यहाँ पर देखिए, अब तो आपको पता लग गया, ये रिवेन्यू फार्मर, जो कि फार्मर से रिवेन्यू कलेक्ट करता था, उसको हम क्या कहते थे, इजारादार। दूसरा क्या है, मिस्ल। अब मिस्ल क्या है ये हम आगे देखेंगे। अभी मिस्ल जो है इसकी यहाँ पर देखेंगे किसके साथ इसको मैच करना है। तो मिस्ल जो है अ बैंड ऑफ सिख वॉरियर्स, जो सिख वॉरियर्स थे, जो हमारे पास सिख सरदार थे, जो सिख हमारे पास योद्धा थे, उनमें से जो है एक बैंड था उनका, मतलब उनका एक बैंड आप समझ लीजिए। ये जो है सिख वॉरियर्स का एक बैंड था, जिसको कि हम मिस्ल कहते हैं। मतलब आप मान लीजिए एक सैनिकों का जो है एक समूह था, इसको हम क्या कहते थे, मिस्ल कहते थे। एक सैनिकों का, एक सोल्जर्स का ग्रुप था, उसको हम क्या कहते थे, मिस्ल। अब जो है जो सिख होते हैं उनमें जो है अलग अलग मिसलें थी, मतलब बहुत सारी इनके अंदर मिसलें थी, मतलब अलग अलग जो सोल्जर्स थे उनके बैंड होते थे। नेक्स्ट हमारे पास है चौथ। तो ये चौथ क्या है, चौथ जो है, चौथ को हम कलेक्ट करेंगे टैक्स लीव्ड बाय मराठास।
टैक्स लिविड बाय मराठास, जो लास्ट है उसको हम जो है चौथ के साथ कनेक्ट करेंगे। चौथ का मतलब क्या है? चौथ का मतलब होता है एक ये जो है टैक्स होता था। अब जैसे मान लीजिए जो अलग अलग रूलर्स होते थे या अलग अलग जो जमींदार होते थे, वो जो है अलग अलग टाइप से जो है टैक्स को कलेक्ट करते थे। अलग अलग किंगडम के जो राजा होते थे वो अलग अलग नाम से जो है टैक्स कलेक्ट करते थे। इन टैक्स का नाम अलग अलग होता था। अब जैसे मान लीजिए ये ए स्टेट है, ये बी स्टेट है, यहाँ का राजा जो है ए है, यहाँ का राजा जो बी है। अब ए जो है अपने स्टेट से टैक्स कलेक्ट करेगा, तो जो टैक्स होता था उसका नाम अलग अलग रख दिया जाता था। कहीं पर चौथ रखा जाता था। जैसे जो मराठा थे वो जो है इस कर को क्या कहते थे? चौथ कहते थे। जैसे जो सिख होते थे वो जो टैक्स जो है लेते थे अपने जनता से, जो जो लोग होते जहाँ पर वो रूल करते थे, तो उनको उसको हम कहते थे राखी। तो वो हम आगे देखेंगे क्या क्या सिस्टम था उसका। अभी बस आपको यही याद रखना है, जो चौथ को हम मिलाएंगे तो किसके साथ मिलाएंगे? टैक्स लिविड बाय मराठास, मतलब मराठाओं के द्वारा एक टैक्स लिया जाता था, उसको हम क्या कहते थे? उसको हम कहते थे चौथ। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कुनबिस वॉरियर्स। ये कुनबिस वॉरियर्स क्या थे? इनको हम किसके साथ जोड़ेंगे? तो इसको हम जोड़ेंगे मराठा पीजेंट वॉरियर्स। जो यहाँ पर मराठा पीजेंट वॉरियर था, ये कुनबिस क्या थे हमारे पास? ये कुनबिस जो है मराठा वॉरियर्स थे, ठीक है। ये मराठा पीजेंट वॉरियर मतलब जो किसान टाइप से थे ये, तो वॉरियर भी थे। तो इनको हम क्या कहते थे? मराठा पीजेंट वॉरियर्स को हम क्या कहते थे? इनको हम कहते थे कुनबिस। क्या कहते थे? कुनबिस। नेक्स्ट हमारे पास है उमरा। तो ये उमरा क्या होता था? तो ये उमरा जो है इसको हम जोड़ेंगे अब मुगल मिलिट्री। उमरा जो है एक मुगल मिलिट्री थी, मतलब मुगल्स के पास एक स्पेशल जो है मिलिट्री थी, उसको हम क्या कहते थे? उमरा। इनके पास जो है स्पेशल टाइप के वेपन्स होते थे, स्पेशल टाइप से ये जो है स्किल्ड होते थे, तो इनको हम क्या कहते थे? उमरा। इनको हम क्या कहते थे? उमरा। उमरा को हम किसके साथ जोड़ेंगे? इसको हम जोड़ेंगे मुगल मिलिट्री, मतलब जो मुगल की मिलिट्री थी उसको हम जो है इसके साथ जोड़ेंगे। नेक्स्ट हम जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। सेकंड क्वेश्चन में हम जाते हैं औरंगजेब फाउट अ प्रोटेक्टेड वॉर इन द। औरंगजेब ने कहाँ पर जो है एक प्रोटेक्टेड वॉर जो है काफ़ी लंबे समय तक लड़ा था, तो वो था डेक्कन। जो जो हम सेंट्रल इंडिया वाला जो पार्ट देखते हैं, सेंट्रल इंडिया का बहुत बड़ा पार्ट, उसको हम कहते हैं डेक्कन, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? उस सारे के सारे रीजन को मिला के हम क्या कहते थे? जैसे आपका मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, इस ये वाला जो इलाका है जो सेंट्रल इंडिया में पड़ता है और इसके आसपास का जो इलाका है उसको हम कहते हैं क्या? डेक्कन। तो जो औरंगजेब था उसने जो है काफ़ी लंबा वॉर जो है, एक प्रोटेक्टेड वॉर जो है लड़ा था, कहाँ पर? डेक्कन के अंदर। उसने जो है काफ़ी ज़्यादा समय वहाँ पर वॉर करने में जो है बिताया हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? उमरा एंड जागीरदार्स कॉन्स्टिट्यूटेड पावरफुल सेक्शन इन द मुगल। इसमें हमारे पास आएगा एडमिनिस्ट्रेशन। जो प्रशासन होता था, जो मुगल्स का जो प्रशासन होता था उसके अंदर दो पोस्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। कौन कौन सी? दो जो है चीज़ें बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। कौन कौन सी? पहला हमारे पास उमरा। उमरा मैंने आपको कहा कि ये इनकी एक मिलिट्री होती थी, जो स्पेशल जिसका इक्विपमेंट होते थे, स्पेशल स्किल होती थी। दूसरा था जागीरदार्स। जागीरदार का मतलब क्या होता है? जागीरदार भी मैं आपको बता दूं, जागीरदार का क्या मतलब होता है। जैसे मान लीजिए ये राजा का राज्य है, ये राजा का किंगडम है। मान लीजिए ये राजा है, ये कि राजा ए है। अगर राजा किसी से खुश हो जाता था या कोई बहुत अच्छा काम करता था इसके राज्य के अंदर, तो राजा क्या बोलता था? सरकारी नौकर। यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो जागीरदार होते थे वो हमेशा सरकारी नौकर होते थे, मतलब जो गवर्नमेंट का काम करते थे, जो राजा का काम करते थे। जैसे मान लीजिए राजा का कोई कमांडर है, सेना का कोई कमांडर है, तो वो राजा अगर उसने कोई बहुत बड़ा वॉर जीत लिया या कोई दूसरे अधिकारी जिन्होंने कोई बहुत अच्छा काम किया है, तो राजा क्या बोलता था? आपको मैं ये वाला लैंड, जैसे मान लीजिए इसका नाम जेड है, मैं ये राजा कहता था कि ये जो जेड लैंड है यहाँ पर जो है जाके आप जो है रूल कर सकते हो, मतलब यहाँ से आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हो, मतलब यहाँ से आप कमाई कर सकते हो। तो ये जो यहाँ पर इसका नाम मान लीजिए के था इस आदमी का, तो ये के जो है इस जेड वाले इलाके का जागीरदार हो गया, इसको जागीर मिल गई क्योंकि राजा ने इसको जागीर दी। तो आई होप कि अब आपको पता लग गया होगा जागीरदार। नेक्स्ट हम चलते हैं तो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये दो चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट थी। पहला तो जो मुगल्स थे उनके पास उमरा होती थी, और दूसरा इनके एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा जो है जागीरदार का होता था, जागीरदार। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? थर्ड देखिए, आसफ जहाँ फाउंडेड द हैदराबाद स्टेट इन। आसफ जहाँ ने जो है हैदराबाद स्टेट की स्थापना कब की थी? तो वो है 1774। नेक्स्ट हमारे पास है द फाउंडर ऑफ द अवध स्टेट वॉज। जो अवध स्टेट हमारे पास थी उसका जो है, उसको किसने जो है एस्टेब्लिश किया था? तो उसका है बुरहन अल मुल्क सादत खान। इसको आपने कैपिटल करना है, यहाँ पर आपको थोड़ी करेक्शन करनी है, SA डैश करके ADT सादत खान, ठीक है। बुरहान अल मलिक
सादत खान। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब ट्रू फॉल्स के ऊपर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नादिर शाह इन्वेडेड बंगाल। जो नादिर शाह था उसने जो है बंगाल के ऊपर जो है इन्वेड किया था, क्या ये ट्रू है? तो ये जो है फर्स्ट आपका गलत है, फर्स्ट आपका गलत है। ये देखिए, आप यहाँ पर बताने की मैं कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इस तरह से आप मान लीजिए, यहाँ पर रफ सा एक डायग्राम बना देता हूँ। ये मान लीजिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। आपको पहले कहा नादिर शाह इन्वेडेड बंगाल, बंगाल आपका यहाँ वाले रीजन में पड़ जाता है। तो नादिर शाह मैं आपको बता दूँ, ये एक ईरान का जो है एक राजा था, ईरान का राजा था नादिर शाह। इसने जो है इंडिया के ऊपर बहुत सारे अटैक किए हैं, लेकिन इसके जो अटैक है मेनली इस वाले रीजन में, जो हमारा नॉर्थ वेस्ट वाला जो इलाका है, यहाँ पर इसके अटैक होते, जैसे पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, यहाँ पर इसने अटैक किए थे, ना कि बंगाल के अंदर। तो ये पहले वाला हमारे पास रॉन्ग हो गया, बंगाल तक ये कभी नहीं पहुँच पाया था। नेक्स्ट देखिए, सवाई राजा जयसिंह वॉज द रूलर ऑफ इंदौर। जो सवाई राजा जयसिंह थे वो इंदौर के राजा थे। तो इसका भी मैं आपको बता दूँ, ये इंदौर के राजा नहीं थे। ये जो है, जो राजस्थान ये वाला इलाका है, यहाँ के राजा थे। इंदौर आपका मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है, तो यहाँ तक इनका राज्य नहीं था। तो ये सेकंड भी हमारा जो है फॉल्स हो गया। थर्ड देखिए, गुरु गोविंद सिंह वॉज द 10th गुरु ऑफ सिक्स। जो गुरु गोविंद सिंह थे वो जो है सिखों के 10वें गुरु थे। ये जो है बिल्कुल करेक्ट है आपका, इसका आपका ट्रू आ जाएगा, तो इसमें हमने ट्रू कर देना है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, पुणे बिकम्स द कैपिटल ऑफ मराठास इन द 18th सेंचुरी। पुणे जो है 18th सेंचुरी में मराठा की कैपिटल बनी थी, 18th सेंचुरी में। क्या ये ठीक है? तो ये भी जो है हमारा ठीक है, तो इसमें भी जो है हमारे पास ट्रू आ गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अब हमारे पास जो है क्वेश्चन आंसर्स आ गए हैं, तो यहाँ पर हम फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट वर द, यहाँ पर आपको थोड़ा सा करेक्शन करना है, यहाँ पर इसकी मिस्टेक के लिए सॉरी चाहता हूँ। यहाँ पर आपको ऑफिसेज लिखना है, OFFICES, ऑफिसेज। हेड की जगह आपको करना है हेल्ड। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको आप ठीक कर लीजिए। व्हाट वर द ऑफिसेज, हेड, ऑफिसर की जगह ऑफिसेज करना है और हेड की जगह आपने हेल्ड करना है। तो क्वेश्चन क्या हो गया हमारे पास, व्हाट वर द ऑफिसेज हेल्ड बाय द सआदत खान। जो सआदत खान है, यहाँ पर भी आपने एक इस तरह से एक एरो डालना है छोटा सा इसके बीच में, इस तरह से ADT इस तरह से करना है इसको। तो यहाँ पर देखिए क्या है, व्हाट वर द ऑफिसेज हेल्ड बाय सआदत खान। सआदत खान के पास जो है कौन कौन से ऑफिसेज थे। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या है इसमें। फर्स्ट में देखिए, सूबेदारी, फौजदारी, दीवानी। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड फाइनेंशियल अफेयर्स। अब यहाँ पर देखिए इसके पास सारे की सारी पावर थी इसके पास। अभी पहले हम देख लेते हैं, इससे पहले कि हम देखें कि सआदत खान के पास कौन कौन से ऑफिसेज जो थे, इससे पहले हम जान लेते हैं कि सआदत खान एक्चुअल में था कौन। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ये मैं आपको थोड़ा सा 1700 तक का सिनेरियो आपको बता दो। ये मान लीजिए इंडिया है, अभी मैं बिल्कुल रफ स्केच बना रहा हूँ इसका, आप समझने के लिए बस। अब ये मान लीजिए इंडिया है यहाँ पर, तो जो मुगल्स थे इनका एम्पायर लगभग यहाँ तक आता था, इतना आता था मुगल्स का एम्पायर। यहाँ तक जो है मुगल फैले हुए थे पूरे के पूरे इलाके में। ये मान लीजिए मुगल का इलाका था। तो जो मुगल्स का इलाका था, तो मैंने आपको पहले ही कहा, मुगल जो है एक किंग, एक जो है एम्परर होता था, और वहाँ पर जो है जागीरदार, इस तरह के ये जो है बहुत सारे छोटे छोटे जो है हम देखते हैं, जागीरदार, इजारादार, फौजदार, इस तरह के बहुत सारी छोटी छोटी जो है पोस्ट निकल चुकी है अब यहाँ पर। अब जो बीच में किंग होता है, अब अकेला किंग जो है रूल नहीं कर सकता। अब मैंने आपको कहा कि बहुत सारे सूबेदार, अब जो है इसने मुगल एम्पायर में जो है जो पूरा का पूरा राज्य होता था वो सूबों में बंटा हुआ होता था, मतलब टुकड़ों टुकड़ों में बंटा हुआ होता था, क्योंकि पूरे राज्य के ऊपर राजा कंट्रोल नहीं कर सकता था, इसलिए उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना पड़ता था। तो जो ये सआदत खान है, ये भी जो है पहले एक सूबेदार था। कहाँ का सूबेदार था? अवध का। जो ये वाला रीजन था, यहाँ पर अवध पड़ता है, तो अवध वाला रीजन का सूबेदार था। अब पूरे के पूरे जो ये मुगल्स का जो एम्पायर था, उसके अंदर छोटे छोटे क्या थे हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास छोटे छोटे सूबेदार थे। इस तरह से बहुत छोटे छोटे सूबेदार थे, बहुत छोटे छोटे सूबेदार थे, बहुत अलग अलग रीजन में। तो ये जो था, इसका नाम था सआदत खान। ये जो सआदत खान था, पहले ये सूबेदार था। पहले मतलब इसको जो अवध वाला इलाका था, वहाँ की इसको सूबेदारी सौंपी गई थी, वहाँ का ये सूबेदार था। लेकिन धीरे धीरे इसने क्या कर दिया, वहाँ की जो फौजदारी थी और जहाँ की वो जो दीवानी थी, वो भी इसने हासिल कर ली थी। अब देखिए इसके पास पूरी की पूरी जो है पावर आ गई थी। पहले इसके पास सूबेदारी की पावर भी आ गई थी, दूसरी इसके पास जो है फौजदारी की पावर भी आ गई थी, और नेक्स्ट इसके पास जो है दीवानी की पावर भी आ गई थी। तो इस तरह से हम देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए सूबेदारी का मतलब है कि जो पूरा का पूरा सूबा है, उसके ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल जो है, कंट्रोल किसको देखना है, वो देखना है सआदत खान को।
अब पहले तो सिर्फ देखने तक ही था, मतलब पूरा का पूरा सूबा इसके अधीन कर दिया गया था। बाद में इसको सारे राइट दे दिए गए वहाँ के, जैसे मतलब फौजदारी, मतलब उस इलाके की इसको फौजदारी के राइट भी दे दिए गए, मतलब मिलिट्री को कैसे कंट्रोल करना है वो भी जो है इसको बाद में दे दिया गया इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट जो है दीवानी, मतलब टैक्स को किस तरह से कलेक्ट करना है उस सूबे के अंदर, ये भी उसको अधिकार दे दिए गए। तो यहाँ पर देखिए आपको इसके पास लगभग राजा की तरह राइट है, सारे के सारे इसके पास राजा की तरह राइट है। ये सूबेदार भी है वहाँ का, ये फौजदार भी है वहाँ का, और ये दीवानी जो मैटर होते हैं वहाँ के, मतलब टैक्स से रिलेटेड जो भी मैटर है, टैक्स को घटाना है बढ़ाना है, ये भी कौन जो है निश्चित करेगा, ये भी जो है सादत खान जो है निश्चित करेगा। तो यहाँ पर देखिए इसके पास सारे के सारे ऑफिसेस हैं। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड फाइनेंशियल अफेयर। तो मैंने आपको पहले ही बताया, सूबेदार, फौजदार और दीवानी अधिकार अगर उसके पास है तो सीधी सी बात है उसके पास पॉलिटिकल पावर भी होगी, मिलिट्री पावर भी होगी और फाइनेंशियल अफेयर भी उसके पास ही होंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा, ये शहादत खान कहाँ पर होता था, ये जो है अवध का जो है पहले जो है फौजदार था, सॉरी पहले सूबेदार था अवध का, लेकिन बाद में इसके पास सारे के सारे पावर आ गए, मतलब फौजदारी पावर भी आ गई और दीवानी पावर भी आ गई। तो बाद में हम देखते हैं ये लगभग इंडिपेंडेंट हो जाता है। मतलब अब यहाँ पर अगर हम देखें तो शहादत खान जो है लगभग राजा ही है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वाई डिड द नवाब ऑफ अवध एंड बंगाल ट्राई टू डू अवे विद द जागीरदारी सिस्टम। जो यहाँ पर हमारे पास नवाब होते थे अवध और बंगाल के, वो ये क्यों चाहते थे कि उनके जो जागीरदारी सिस्टम है वो जो है ख़त्म कर दी जाए। अब यहाँ पर देखिए ये नवाब, नवाब का मतलब क्या है, नवाब का मतलब ये है, मतलब जिसके पास सूबेदारी भी हो, फौजदारी भी हो, और जो उसके पास जो दूसरे हमारे पास जो पॉलिटिकल अफेयर्स हो वो भी जिसको कंट्रोल करता हो, जिसके पास ये सारी की सारी पावर हो, मतलब जिसके पास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर हो, उसको कह देते थे हम नवाब। मतलब ये किंग तो नहीं है लेकिन इसके पास किंग की तरह ही पावर है, तो उसको हम क्या कह देते थे, नवाब। तो जो अवध और बंगाल के जो नवाब थे वो ये चाहते थे कि जागीरदारी सिस्टम जो है ख़त्म हो जाए। तो वो ऐसा क्यों चाहते थे, जैसा कि मैंने आपको कहा कि जागीरदार क्या होते थे, जागीरदार मान लीजिए ये कोई स्टेट है तो ये राजा होता था। राजा किसी अपने सरकारी नौकर को अगर किसी से खुश हो जाता था अपने सरकारी नौकर से, तो वो कहता था कि ये वाला कोई भी इलाका अपने राज्य का वो उसको दे देता था। वो कहता था कि वहाँ जाके आप जो है रूल करो, टैक्स कलेक्ट करो। तो उनको हम कहते थे जागीरदारी। मतलब ये अगर जेड है तो ये हो गई जेड की जागीर, ठीक है, ये हो गई जेड की जागीर। तो जो ये हमारे पास ये जो हमारे पास जो ये नवाब थे, इन्होंने ऐसा क्यों ट्राई किया कि जो जागीरदारी सिस्टम है वो ख़त्म हो जाए अवध और बंगाल से। तो यहाँ पर हम जो है उसको देखने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट देखिए क्या है हमारे पास, नवाब ऑफ अवध एंड बंगाल ट्राई टू डू अवे विद द जागीरदारी सिस्टम बिकॉज, उन्होंने जो है इरेडिकेट करने की कोशिश की, जागीरदारी सिस्टम को उखाड़ फेंकने की कोशिश की, क्योंकि अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दी है आपको, फर्स्ट देखिए क्या है, दे वर सस्पेशियस ऑफ दिस सिस्टम दैट दे, यहाँ पर द की जगह आपको दे करना है, यहाँ पर आपको दे करना है, दैट दे इनहेरिटेड। मतलब सबसे पहले तो वो जागीरदारी को ख़त्म क्यों करना चाहते थे, सबसे पहले तो उनको काफ़ी सस्पेंस लगा रहता था, उनको काफ़ी सस्पेशियस रहते थे। उनके जो राज्य था उसमें काफ़ी घोटाला होता था, तो उनको लगता था कि ये जो जागीरदार है यही जो है टैक्स में काफ़ी घोटाला करते हैं, जिससे कि राज्यों को काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है। इसलिए ये आवश्यक है कि जो ये जागीरदार है इनको ही हम जो है ख़त्म कर दें, तो कोई दूसरा हम टैक्स लेने का सिस्टम। अब देखिए टैक्स कौन कलेक्ट करता था, टैक्स तो यहाँ पर हमारे पास ये जागीरदार कलेक्ट करते थे या कोई ज़मींदार छोटे छोटे कलेक्ट करते थे। तो ये राजा ये चाहते थे कि जो ये जागीरदार है, अब देखिए जागीरदार कौन होते थे, जागीरदार वो लोग होते थे जो राजा को खुश करते थे। इसलिए ये जो नवाब होते थे ये चाहते थे कि जो जागीरदार है, मतलब जो राजा के ये पसंदीदा लोग हैं, इनको किसी तरह से जो है बाहर फेंक दिया जाए, क्योंकि ये खुद राजा बनना चाहते थे ये नवाब। और जब तक इनके स्टेट के अंदर ऐसे लोग होंगे जो राजा के भक्त हैं, तो जो ये नवाब हो गए तो इनको तो काफ़ी खतरा होगा, क्योंकि ये खुद राजा बनने की सोच रहे हैं। तो इसलिए भी ये जो है उनको उखाड़ फेंकने की कोशिश करना चाहते हैं, जागीरदारों को उखाड़ फेंकने की कोशिश करना चाहते हैं। दूसरा देखिए, देयर मेथड ऑफ टैक्स कलेक्शन वर डिफरेंट, दे हायर्ड रिवेन्यू फार्मर्स टू कलेक्ट द टैक्सेस। अब जैसे कि मैंने आपको कहा, देखिए इन्होंने जो है टैक्स कलेक्शन कौन करता था, जैसे कि मैंने आपको कहा वो करते थे या तो कोई जागीरदार हो गया, छोटे छोटे ज़मींदार हो गए, यही जो है पहले टैक्स को कलेक्ट करते थे। लेकिन इनको लगा, ये जो दूसरे अब नवाब आ रहे हैं, इनको ये लग रहा है कि इनकी वजह से काफ़ी गड़बड़ी हो रही है, ये काफ़ी घोटाला कर रहे हैं इसके बीच में। तो इन्होंने जो है टैक्स लेने की एक नई टेक्निक जो है इजाज़ कर दी, ठीक है, इन्होंने टैक्स लेने का एक नया तरीका जो है इजाज़ कर दिया। अब कौन सा वो तरीका है ये मैंने पहले ही आपको बताया, नंबर 3 में यहाँ पर देखिए, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। दे यूज्ड प्रैक्टिस ऑफ इजारादारी
इजारादार रेदर देन जागीरदार। अब देखिए जागीरदार, जागीरदार क्या होती थी? जागीरदार मतलब राजा, किसी आदमी ने राजा को खुश कर दिया, राजा ने कह दिया ये खेत तुम्हारा है या ये ज़मीन तुम्हारी है, तो वो जो जागीरदार होता था वो वहाँ का जागीरदार बन जाता था, मतलब जो राजा ने उसको दी है जो ज़मीन, उसका जागीरदार बन जाता था वो। तो जो ये इजारादार होते थे, इजारादार, इजारादार कौन होते थे? इजारादार के पास अपनी कोई ज़मीनें नहीं होती थी, या अपनी होती भी थी तो इजारादार क्या होते थे? इजारादार के पास जो है बहुत सारी पावर होती थी। ये एक बहुत बड़े लैंड के ऊपर जो है टैक्स को कलेक्ट कर सकते थे। और इनको इजारादार को इजारादारी कैसे मिलती थी? बोली लगाकर। मैंने आपको पहले कहा, देखिए ऑक्शन होती थी, बोली होती थी, जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता था उसको जो है वहाँ से जो है टैक्स कलेक्ट करने का जो है मौका मिलता था। तो इजारादारी, इन्होंने जो है बाद वाले जो नवाब आए, अवध और बंगाल वाले मेनली, तो इन्होंने क्या कर दिया, ज़मींदारी प्रथा को जो है ख़त्म करने की कोशिश की और उनकी जगह जो है इजारादार को जो है इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की। अब नेक्स्ट देखिए और क्या था इसमें, दे वांटेड टू एक्सपेंड एंड रिसीव लैंड एज सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन्स। वो जो है और भी क्या करना चाहते थे, दे वांटेड टू एक्सपेंड एंड रिसीव लैंड एज सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन्स। अब यहाँ पर देखिए जागीरदार क्या होते थे, जागीरदार क्या करते थे, जागीरदार जो है टैक्स कलेक्ट करते थे। अब मान लीजिए, अगर मान लीजिए कोई सूखा पड़ गया, बहुत बड़ा ज़्यादा सूखा पड़ गया, तो क्या हो गया, किसान जो है टैक्स नहीं दे पाएंगे। किसान टैक्स नहीं दे पाएंगे तो क्या होगा, जो ज़मींदार है वो भी राजा को टैक्स नहीं दे पाएंगे, या सूबेदार जो है उसको टैक्स नहीं दे पाएंगे। तो उस केस में क्या होगा, इस केस में तो जो है राज्य को लॉस हो गया, पूरा का पूरा जो स्टेट है उसको तो लॉस हो गया, क्योंकि टैक्स ही नहीं आ रहा है, अकाल पड़ गया। ऑन द अदर हैंड, अगर जो इजारादारी सिस्टम होता था, इजारादारी सिस्टम में क्या होता था, मैंने आपको अभी कहा, देखिए उसमें क्या होती थी, ऑक्शन लगती थी, बोली लगती थी। कोई आदमी होता था, वो पहले कमेंट करता था, वो क्या बोलता था, वो ये बोलता था कि मैं स्टेट को 500 रुपये दूंगा, या जितना भी उस टाइम फिक्स होता था उतना स्टेट को दूंगा। अब मान लीजिए सूखा पड़ जाए, अकाल पड़ जाए, या कुछ भी हो जाए, या बाढ़ आ जाए, कुछ भी हो जाए, फसल नष्ट हो गई मान लीजिए, स्टेट को उससे कोई लेना देना नहीं है, उसको बस इजारादार से 500 रुपये चाहिए। अब मैं ये बोलने के लिए बोल रहा हूँ 500, ठीक है, इसको आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, ये अमाउंट जो है बहुत ज़्यादा था, उसको 500 देने ही पड़ेंगे, वो चाहे किसी भी हालत में देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से देखिए राज्य को जो है एक सिक्योरिटी मिली हुई है, मतलब चाहे सूखा पड़े चाहे कुछ भी हो, हमारे पास तो 500 रुपये आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो ये सिस्टम हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास देखिए, दे न्यू द लूप होल्स ऑफ द सिस्टम एंड दैट हाउ जागीरदार बिकम्स पावरफुल इफ नॉट चेक्ड इन टाइम। अब यहाँ पर देखो, उन्होंने जो है लूप होल्स को जान लिया था, उन्होंने इस जो ये टैक्स कलेक्शन की जो ये प्रणाली थी, उन्होंने ये जान लिया था कि ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सिद्ध हो सकती है, क्योंकि अगर हमने इन जागीरदार को जो है ज़्यादा समय तक टैक्स की पावर दे रखी तो क्या होगा, ये धीरे धीरे जो है अपनी पावर को बढ़ा लेंगे और क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे हमसे, मतलब हमारे को टैक्स ही नहीं देंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये कोई लैंड है, ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए छोटे छोटे जागीरदार है, इसकी जागीर ये है, इसकी ये है, इसकी ये है, इसकी ये है, ठीक है। तो ये राजा को ये लगा कि जो ये ज़मींदार है, छोटे छोटे ज़मींदार है, इनको जो है पावरफुल नहीं होने देना चाहिए। अगर मान लीजिए इसको काफ़ी देर तक आप जो है टैक्स कलेक्ट करने की पावर देते हो, तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर लेगा, इसके पास अपनी मिलिट्री हो जाएगी, इसके पास सब कुछ अपना हो जाएगा, और ये एक टाइम ऐसा आएगा, ये कहेगा कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। तो ये भी नहीं चाहते थे ये, ठीक है। तो इसके लिए भी उन्होंने क्या किया, ज़मींदारी प्रथा को ख़त्म करने की, कोई मतलब इन ज़मींदार की जगह किसी दूसरे अल्टरनेटिव को जो है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लाने की इन्होंने कोशिश की। नेक्स्ट हम देखते, देखिए, हाउ वर द सिक्स ओरिजिनेटेड इन द 18th सेंचुरी। जो 18th सेंचुरी हमारे पास होती है उसके अंदर जो है जो ये सिख होते हैं किस तरह से इमर्ज होके आते हैं, इसको हम देखते हैं, इस क्वेश्चन को ज़रा। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो सिख वाला जो इलाका है वो जो है आज का जो हम पंजाब देखते हैं, पंजाब हरियाणा, और हम पाकिस्तान की तरफ को अगर जाए तो ये वाला इलाका जो है, यहाँ पर जो है सिख जो ये होते थे, ये काफ़ी ज़्यादा इनका जो है इन्फ्लुएंस था, काफ़ी ज़्यादा इनका डोमिनेंस था। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है 17th सेंचुरी में, ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी द सिख गॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ पॉलिटिकल कम्युनिटी। जो 17th सेंचुरी थी, यहाँ पर जो है सिख जो है एक पॉलिटिकल कम्युनिटी बनकर जो है उभरते हैं। दे लीड टू रीजनल स्टेट बिल्डिंग इन पंजाब। अब पंजाब वाले इलाके में जो है ये पहले गैदर होते हैं, मतलब अपनी एक कम्युनिटी बनाते हैं, मतलब अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं पंजाब वाले इलाके में। ये मतलब यहाँ पर देखिए जो पंजाब वाला इलाका, पंजाब हरियाणा, जो हम पाकिस्तान की तरफ वाला इलाका ले लें, तो ये पहले मुग़ल सल्तनत के अधीन आता था। मुग़ल जो सल्तनत थी उसके अधीन आता था। तो ये पंजाब वाला जो इलाका है, वहाँ पर जो है कुछ लोग होते हैं, वो क्या होते हैं, वो गैदर होते हैं, वो इकट्ठा होते हैं, वो राजा की नीतियों से खुश नहीं थे, ठीक है, राजा की जो पॉलिसीज़ थी उनसे खुश नहीं थे, और ये जो है अलग से एक ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। तो जो ही यहाँ पर देखिए पॉलिटिकल कम्युनिटी, पहले ये एक पॉलिटिकल कम्युनिटी थी, ठीक है, मतलब पॉलिटिकल एक कम्युनिटी थी। दिस लीड टू रीजनल स्टेट बिल्डिंग इन पंजाब। अब जो है पंजाब वाले इलाकों में जो है काफ़ी ज़्यादा ये जो है एक काफ़ी एक वेल ऑर्गेनाइज्ड जो है एक
बॉडी बना लेते हैं। गुरु गोविंद सिंह फाउट मैनी बैटल्स अगेंस्ट द राजपूत एज वेल एज मुगल रूलर्स बोथ बिफोर एंड आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ खालसा इन 1699। अब जो खालसा होता है, जो खालसा होता है वो 1699 में बनता है। खालसा मतलब यहाँ पर जो है काफ़ी बड़ी एक सिख की गैदरिंग हुई थी, ठीक है, और यहाँ पर जो है जो सिख होती है काफ़ी बड़ी गैदरिंग हुई थी, और इसके अंदर जो है इसको एक हम कह सकते हैं कि इसको एक नई पहचान मिली थी। यहाँ से आगे जब हम देखते हैं खालसा पंथ के बाद जब हम देखते हैं तो सिख जो है काफ़ी बड़ी पावर बनकर उभरे। इससे पहले जो है सिख काफ़ी छोटे-छोटे रीजनल इलाकों में ही थे, मतलब काफ़ी उतने पावरफुल नहीं थे, लेकिन जब खालसा पंथ की स्थापना हो जाती है तो ये आपस में जुड़ जाते हैं, मतलब यूनाइट हो जाते हैं आपस में, और एक पावरफुल ग्रुप के रूप में जो है सामने आते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1690, हालांकि खालसा जो पंथ जो बनता है, जो खालसा होता है जो 1699 में बना, उससे पहले भी ये काफ़ी सक्रिय थे और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बैटल्स, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने वॉर किए थे, किसके साथ? मुगल रूलर्स के साथ और जो राजपूत रूलर्स थे उनके साथ। आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु गोविंद सिंह इन 1708 द खालसा रिवोल्टेड अगेंस्ट द मुगल अथॉरिटी अंडर द लीडरशिप ऑफ बंदा बहादुर एंड डिक्लेयर्ड देयर सोवर्जन रूल। अब यहाँ पर देखिए जब गुरु गोविंद सिंह की 1708 में डेथ हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, जो मुगल अथॉरिटी होती है, मुगल अथॉरिटी के अगेंस्ट जो है ये रिवोल्ट कर देते हैं। कौन कर देते हैं रिवोल्ट? सिख जो है रिवोल्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जैसे ये मान लीजिए इंडिया है, इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट को बनाने की मैं कोशिश करता हूँ। ये जो मान लीजिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ये वाला जो इलाका है, यहाँ पर जो है सिख होते थे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पर सिख है, यहाँ पर सिख ज़रूर है, लेकिन मैं इतना आपको बता दूं कि ये पूरा का पूरा इलाका किसके अंडर आता है? ये मुगल के अंडर आता है। जो सिख होते हैं सबसे पहले ये जो है एक असंतुष्ट ग्रुप था, मतलब ये जो है जो मुगल होते थे उनसे जो है उनकी पॉलिसीज से जो है खुश नहीं थे, इसलिए इन्होंने अलग ही एक यहाँ पर ग्रुप बना दिया था और इस एरिया को उन्होंने कैप्चर कर दिया था। इस एरिया को उन्होंने क्या कर दिया है? कैप्चर कर लिया है, ठीक है। तो इसलिए ये जो है यहाँ पर हम कह रहे थे रिवोल्ट कर दिया। रिवोल्ट करने का क्या मतलब? यहाँ पर जो एरिया है ये तो मुगल का ही है, लेकिन यहाँ के लोग जो है इससे सेटिस्फाई नहीं है, इसलिए ये जो है राजा के अगेंस्ट ही वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। ये कहते हैं कि हम आपको कोई रिवेन्यू नहीं देंगे, उल्टा हम आपसे जो है लड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखियो आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु गोविंद सिंह इन 1708 क्या कहा गया है? द खालसा रिवोल्टेड अगेंस्ट द मुगल अथॉरिटी। खालसा ने क्या कर दिया? जो खालसा मतलब मैं आपको कहा कि जो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप बन गया था वहाँ पर, ठीक है, तो उसने जो है रिवोल्ट कर दिया मुगल सल्तनत के अगेंस्ट में, ठीक है, एंड डिक्लेयर देयर सोवर्जन रूल, और उन्होंने जो है एक सोवर्जन रूल जो है वहां कर उसकी डिक्लेरेशन कर दी। बंदा बहादुर वॉज कैप्चर्ड इन 1715 एंड एक्सिक्यूटेड इन 1716। जो बंदा बहादुर होता है मतलब गुरु गोविंद सिंह की जब डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो है खालसा को किसने संभाला? तो वो था बंदा बहादुर, ठीक है। तो बंदा बहादुर जो थे उनको बाद में कैप्चर कर दिया था मुगल्स ने, ठीक है, और उसके बाद उनको एग्जीक्यूट कर दिया था, उनको मार डाला गया था। इन द 18th सेंचुरी द सिक्स ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू अ नंबर ऑफ बैंड्स। अब जो 18th सेंचुरी थी, 18th सेंचुरी के आते आते जो हमारे पास जो ये सिख कम्युनिटी थी इसमें जो है अलग अलग टाइप से जो है हमारे पास बैंड बन जाते हैं, मतलब अलग अलग बैंड बन जाते हैं यहाँ पर। तो उनको हम क्या कहते थे? जो अलग अलग बैंड यहाँ पर सिखों के बन गए तो उनको हम कहते थे जत्थाज, ठीक है, उनको हम क्या कहते थे? जत्थाज, जत्था कहते थे या मिसल कहते थे। जैसे ये मान लीजिए ये हमारे पास सिख थे, ठीक है। तो 17th जो सेंचुरी आते आते ये जो है काफ़ी ग्रुप में बन गया। जैसे ये एक मिसल हो गई, पहले तो एक ही सिख कम्युनिटी थी ना, उसके बाद जो है अलग अलग मिसलें बन गई। एक मिसल हो गई, दूसरी मिसल हो गई, तीसरी मिसल हो गई, चौथी मिसल हो गई, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग इनकी जो है मिसलें बनी। इनको मिसल भी कहते थे और इनको जो है जत्था भी कहा जाता था। मिसल या जत्था इनको कहा जाता था। तो नेक्स्ट देखिए क्या है? Their organization enabled them to put up successful resistance to the मुगल गवर्नर्स फर्स्ट एंड देन टू अहमद शाह अब्दानी। तो इनकी जो वेल ऑर्गेनाइज्ड जो इनका ग्रुप होता था उसकी वजह से अलग अलग मिसलें जो है सिखों की थी, लेकिन ये जो है एकजुट होकर जो है अटैक करते थे, और कोई इनके ऊपर अगर अटैक करता था एकजुट होकर उनका सामना करते थे। इसी जो है यूनिटी की वजह से क्या हो गया, इन्होंने जो है सक्सेसफुल रेजिस्टेंस किया मुगल गवर्नर का। मतलब जो मुगल गवर्नर इनको दबाने की कोशिश करते थे, मतलब इनको हराने की कोशिश करते थे, तो वो भी जो है सफल नहीं हो पाए। और दूसरा जो अहमद शाह अब्दानी था, जो अफ़गानिस्तान से बार बार पंजाब वाले इलाके में अटैक करने की कोशिश करता था, तो उसको भी इन्होंने जो है काफ़ी हद तक जो है रोके रखा, क्योंकि इनमें काफ़ी ज़्यादा यूनिटी थी। नेक्स्ट हम देखते हैं, वाई डिड मराठास वांट टू एक्सपेंड बियॉन्ड द डेक्कन। जो मराठास थे
वो डेक्कन से एक्सपेंड क्यों होना चाहते थे? व्हाई डिड द मराठास वांट टू एक्सपेंड बियॉन्ड द डेक्कन? ये जो है जो डेक्कन था उसके बियॉन्ड जो है क्यों जो है एक्सपेंड होना चाहते थे? ये क्यों जो है अपना एक्सपेंशन जो है करना चाहते थे डेक्कन से बियॉन्ड जाकर? तो नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए क्या है, मराठास वांटेड टू एक्सपेंड बियॉन्ड द डेक्कन। अब यहाँ पर देखिए क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। ये आपका हो गया, ये आपका मैं पहले इंडियन सपोर्ट बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको कहा मराठा इस वाले इलाके में जो है सक्रिय थे, ठीक है। तो ये आपका जो है डेक्कन वाला इलाका है। तो ये वाला जो आप रीजन देख रहे हो, ये वाला, तो ये जो है डेक्कन वाला रीजन कहलाता है हमारा। तो ये हमारा डेक्कन वाला रीजन कहलाता है। तो जो जो यहाँ पर देखिए क्या बोला है, मराठास, जो मराठास थे यहाँ पर, जो इस इलाके में मराठा सक्रिय थे, उन्होंने जो है ये वाला एरिया जो है उनके इन्फ्लुएंस में रहता था। मतलब डेक्कन वाला रीजन जो है उनके इन्फ्लुएंस में पहले से ही रहता था। हालांकि पूरा कंट्रोल इनका इस पर नहीं रहता था, लेकिन टैक्स का जो है इनके ऊपर टैक्स ये काफ़ी हद तक यहाँ से वसूल कर ही लेते थे। तो ये जो जो हमारे पास ये मराठा थे, ये चाहते थे कि हम डेक्कन से ऊपर भी चले जाएँ, ऊपर डेक्कन से नीचे भी चले जाएँ। मतलब डेक्कन से इर्द-गिर्द का जो इलाका है, उसको भी हम जो है कैप्चर कर लें। तो ऐसा वो क्यों चाहते थे? डेक्कन में देखिए काफ़ी बड़ा एरिया है यहाँ पर, लेकिन फिर भी वो चाहते थे कि इससे ज़्यादा हम एक्सपेंशन करें, इससे भी ज़्यादा जो है हम एक्सपैंड कर जाएँ। तो वो ऐसा क्यों चाहते थे? तो यहाँ पर देखिए, अब फर्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं रीज़न क्या-क्या थे इसके। दे, आपको टी बड़ा करना है, कैपिटल करना है। दे वांटेड टू कीप अवे द अथॉरिटी ऑफ द मुगल एम्पायर। वो जो है मुगल अथॉरिटी का जो एरिया था उसको जो है कम करना चाहते थे। दे वांटेड टू कीप अवे द अथॉरिटी ऑफ मुगल एम्पायर, मतलब मुगल अथॉरिटी, जो मराठा थे पहले उनके ऊपर भी जो है मुगल का डोमिनेंस ही था। अब जो मराठा थे, मराठा भी पहले मराठा वाला जो एरिया था वो भी पहले किसके अंडर आता था? वो भी पहले मुगल्स के अंडर आता था, लेकिन बाद में मराठास ने रिवोल्ट कर दिया और उस एरिया को कैप्चर कर दिया था, ठीक है। इसलिए वो चाहते थे कि जो मुगल्स थे उनका कंट्रोल और भी कम हो जाए, इसलिए वो चाहते थे कि जो डेक्कन का इलाका है वो उसके बियॉन्ड जाकर भी अपना एक्सपेंशन कर दे, जिससे कि मुगल जो है काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाएं। दूसरा देखिए क्या है, मराठा किंग टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज द ओवरलॉर्ड ऑफ द एंटायर डेक्कन पेनिनसुला। अब जो डेक्कन पेनिनसुला है, मतलब इंडिया का जो ये वाला जो रीजन आता है, मराठा ये चाहते थे कि हम इसको पूरा का पूरा जीत जाए, हम इसको जो है पूरा का पूरा जीत जाए और हम जो है एकमात्र किंग बन जाए। अब यहाँ पर नहीं, पहले तो यहाँ पर देखिए अलग अलग किंग्स का जो है प्रभुत्व है, अलग अलग किंग यहाँ पर है, लेकिन ये मराठास क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि ये पूरा का पूरा जो है हमारे अंडर ही हो जाए, इसलिए वो क्या करते थे? एक्सपेंशन की नीति को अपनाते थे। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है तीसरा, टू पोसेस द राइट टू कलेक्ट चौथ इन द एंटायर रीजन। वो ये चाहते थे कि अब देखिए कोई भी राजा जो है किसी दूसरे राज्य के ऊपर क्यों अटैक करता है? वो इसलिए अटैक करता है ताकि वो जो है वहाँ से पैसा ले सके। अब पैसा कैसे लेगा? अब लूट पाट करके आप पैसा, कितना पैसा ले लोगे आप? लोग तो छुपा लेंगे, इसलिए लूट पाट करके पैसा जो है नहीं कलेक्ट किया जा सकता। लूट-पाट करके आप तभी जो है पैसा कलेक्ट कर सकते हो जब आपका मोटिव वहाँ पर रूल करने का नहीं है। अगर वहाँ पर आप रूल करना चाहते हो तो लूट-पाट नहीं चलेगी। तो क्या करना पड़ेगा? लोगों से टैक्स लेना पड़ेगा, ठीक है? तो ये चाहते थे कि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स आए, तो इसलिए इन्होंने क्या किया? ये चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया इनके पास आ जाए, क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा एरिया होगा वहाँ पर तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इनके पास जो है टैक्स आएगा, ठीक है? और जो टैक्स वो लगाते थे उसको हम क्या कहते हैं? चौथ। ये क्या कहते थे उसको? चौथ। चौथ क्या था? एक टैक्स था जो किसके द्वारा लिया जाता था? ये जो है मराठा किंग्स के द्वारा जो है लिया जाता था। नेक्स्ट देखिए क्या है, व्हाट वर द पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय आसिफ जहां टू स्ट्रेंथन हिज पोजीशन। आसिफ जहां जो है ये जो है हैदराबाद का नवाब था, ठीक है, जिसने हैदराबाद की नींव डाली। व्हाट वर द पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय आसिफ जहां। तो ये आसिफ जहां जो है, अब ये भी देखिए ये क्या है? नवाब। अब यहाँ पर देखिए पहले हमारे पास अवध का नवाब आया, अब हमारे पास हैदराबाद का नवाब आया। तो जब मैं नवाब कह रहा हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि इसके पास जो है फौजदारी की पावर भी है, सूबेदारी की पावर भी है, और जो दूसरे इसके पास जो दूसरे हमारे पास रेवेन्यू के जो अफेयर आते हैं, मतलब टैक्स रिलेटेड जो भी इशू आते हैं, उसका कंट्रोल भी इसके ऊपर ही है, ठीक है। तो इसने देखिए क्या क्या इसने जो है पॉलिसीज अपनाई, आसिफ जहां टू स्ट्रेंथन अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथ प्रदान करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको कहा, ये कहाँ था? ये हैदराबाद का एक नवाब था, ठीक है। तो इसने देखिए क्या क्या किया। सबसे पहले इसने क्या किया? आफ्टर बीइंग द एक्चुअल रूलर ऑफ द डेक्कन, आसिफ जहान बिगिन टू अडॉप्ट सम पॉलिसीज इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन हिन पोजीशन। अब देखिए कौन कौन सी पॉलिसीज इसने अपनाई, यहाँ पर हम देखते हैं। नंबर 1 देखिए इसने क्या किया। ही ब्राउट, अब एच आपको कैपिटल करना है, ही ब्राउट स्किल्ड सोल्जर एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स फ्रॉम नॉर्थन इंडिया हु वेलकम्ड द न्यू अपॉर्चुनिटीज इन द साउथ। इसने सबसे पहले क्या किया? जो नदर्न इंडिया था, अब यहाँ पर देखिए इस तरह से, आप इस तरह से यहाँ देखिए, जैसे ये मान लीजिए, इसको आप मान लीजिए ये जो मुगल का एम्पायर था यहाँ तक, ठीक है। ये मैंने सिर्फ रफ स्केच आपके लिए बनाया। तो हैदराबाद यहाँ पर पड़ गया,
ठीक है। तो आसिफ जहाँ यहाँ का जो है नवाब था, उसने क्या किया, जो नदर्न इंडिया था यहाँ से जो सैनिक थे, जो बहुत ही स्किल्ड सैनिक थे या बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, मतलब जिनको काफ़ी अच्छा नॉलेज था रिवेन्यू कलेक्ट करने का या दूसरा कोई पॉलिसीज़ बनाने का, जिसको जो अच्छे अच्छे लोग थे जो प्रशासन का काम अच्छी तरह से कर सकते थे, उनको जो है यहाँ से इसने हैदराबाद लाया। क्योंकि जब लोग स्किल्ड होंगे, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के वहाँ पर लोग होंगे, अगर काफ़ी बुद्धिमान अगर लोग होंगे, तो वो क्या करेंगे, इसकी स्टेट को जो है ज़्यादा पावरफुल बनाने में, इसकी स्टेट को ज़्यादा डोमिनेंस प्रदान करने में वो जो है हेल्प करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही किया है। देखो जितने भी वहाँ पर नॉर्थ में इसके जाने पहचाने, इसको लगता था कि जो काफ़ी कुशल है, जो काफ़ी अच्छी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल सकते हैं, जो काफ़ी अच्छी तरह से पॉलिसीज़ बना सकते हैं, पहले तो उसने उसको अपनी स्टेट के अंदर उसको लाया। ठीक है। मतलब इसका जो सूबा था, जहाँ का ये सूबेदार था, मतलब इसके पास सूबेदारी भी थी, तो जिस सूबे का ये सूबेदार भी था, तो वहाँ पर इसने जो है पहले बुद्धिमान लोगों को कलेक्ट कर दिया। ठीक है। और जो सोल्जर्स थे, बहुत स्किल्ड सोल्जर, उनको वहाँ पर कलेक्ट किया इसने। ठीक है। दूसरा क्या है देखिए, ही अपॉइंटेड मनसबदार एंड ग्रांटेड जागीर्स। ठीक है। इसने क्या किया, मनसबदार अपॉइंट किए और इसने जो है जागीर्स भी जो है, यहाँ पर आप जागीर की स्पेलिंग आप जो है करेक्ट कर दीजिएगा, जागीर्स। ठीक है। ही अपॉइंटेड मनसबदार्स एंड ग्रांटेड, इसने जो है जागीर भी जो है ग्रांट की वहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, ही रोड इंडिपेंडेंटली विदाउट मुगल इंटरफेरेंस। यहाँ पर इसको इसको आप ठीक कर दीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा एरर है, इसको रूल्ड कर लीजिए, RULED। ही रूल्ड इंडिपेंडेंटली, मतलब ये किसके अंडर था, मुगल एम्परर के अंडर था, क्योंकि जिस जगह का इसको सूबेदार बनाया गया था वो तो मुगल्स की ही थी। लेकिन बाद में इसकी पावर जैसे ही बढ़ गई, पहले देखिए मैंने क्या कहा, ये सूबेदार था, तो बाद में इसके पास सारी पावर आ गई, सूबेदारी फौजदारी सारी की सारी पावर इसके पास आ गई। तो उसके बाद क्या था, ये कहता था कि जो किंग है, ये कहता था कि चलिए जो मुगल एम्परर है वो सबसे बड़ा है, हम उसके अधीन है। लेकिन उसके ऑर्डर ये कोई भी नहीं मानता था, ये खुद अपने ऑर्डर, ये खुद जो है जो कुछ भी इसको वहाँ हैदराबाद में करना होता था, ये अपने जो रूल थे खुद बनाता था, सारे के सारे, चाहे टैक्स से रिलेटेड रूल हो, चाहे कोई पॉलिटिकल अफेयर्स से रिलेटेड कोई रूल हो, तो ये खुद ब खुद जो है सारे के सारे काम जो है वहाँ का करता था। राजा के कोई भी राजा के किसी भी आदेश को ये नहीं मानता था। तो ये जो है इसने काम किए अपनी पावर को स्ट्रेंथन करने के लिए। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारे पास, डू यू थिंक मर्चेंट्स एंड बैंकर्स टुडे हैव द काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस दे हैड इन द 18th सेंचुरी। जो मर्चेंट और बैंकर्स है, क्या आज भी उनके पास ऐसा इन्फ्लुएंस है जैसा कि उनके पास जो है 18th सेंचुरी के अंदर था। तो इसको हम यहाँ पर देखते हैं अभी। जो मर्चेंट मतलब व्यापारी, मर्चेंट और बैंकर, जो बैंकर हम देखते हैं, जो जहाँ पर हम बैंक को भी इसको इसमें ले सकते हैं, क्या उनके पास ऐसी शक्ति उनके पास आज है जैसी उनके पास 18th सेंचुरी में थी, या उनमें अगर कोई डिफरेंस आ गया है तो क्या है, इसको हम इस क्वेश्चन के अंदर देखने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी मर्चेंट्स वर मोर influential than the bankers. They used to provide more loans opportunity at the higher interest rate, but now with the spread of education, people prefer banks which provide loans and other financial assistance at cheap rate. यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है। अब जो 18th सेंचुरी मतलब हमें काफ़ी पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है। 18th सेंचुरी में हमें जाना पड़ेगा। तो 18th सेंचुरी में क्या होता था, आज देखिए आज हमें अगर कोई लोन लेना होता है तो हम कहाँ जाते हैं, हम सीधे बैंक के पास जाते हैं। अब ऐसा तो नहीं है हमें लोन चाहिए तो हम किसी पड़ोसी से लोन मांग रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। तो हम कहाँ से लेते हैं, बैंक से लेते हैं। बैंक से क्यों लेते हैं, क्योंकि बैंक में हमें सिक्योरिटी मिलती है, एक तो वो लीगल है और दूसरा वहाँ पर जो है हमें काफ़ी कम जो है इंटरेस्ट देना पड़ता है, मतलब ब्याज जो है काफ़ी कम देना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जब 18th सेंचुरी थी तो वहाँ पर लोगों को जो है बैंकिंग की जो है इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था। अब बैंक कहीं जाकर होता था, कहीं जाकर कोई जो बैंक होता था, और हम ये मान सकते हैं कि बिल्कुल थे ही नहीं बैंक। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बैंकर्स थे ही नहीं, तो लोगों को क्या करना पड़ेगा, उनको पैसा तो चाहिए। तो पैसा कहाँ से लेते थे, वो पैसा वो मर्चेंट से लेते थे, मतलब जो बहुत धनी लोग होते थे उनसे जो है वो पैसा लेते थे, उधार लेते थे, ठीक है। और अगर वो पैसा नहीं चुका पाए, मतलब अगर लोन नहीं चुका पाए, तो उनको अपनी सारी की सारी ज़मीन जो है उस मर्चेंट को देनी पड़ती थी, मतलब या कोई भी ऐसा लोग जिसने उनको लोन दिया हुआ, तो उसको सारी की सारी ज़मीन जो है उनकी इस तरह से नष्ट हो जाती थी। और जो बहुत सारे ये मर्चेंट होते थे ये लोगों को ठगते भी थे, काफ़ी ज़्यादा लोगों को चूना लगाते थे, ठीक है। लेकिन आज क्या है देखिए, आज जो है सबको जो है आज एजुकेशन इतनी फैल चुकी है, सारे के सारे लोग शिक्षित है, ठीक है, सबको पता है कि क्या होता है, ठीक है। तो सारे के सारे लोग जो है आज जो है किसी मर्चेंट के पास ना जाकर आजकल जो है बैंक से ही हम लोन लेते हैं, क्योंकि बैंक में हमें जो है काफ़ी कम जो है इंटरेस्ट देना पड़ता है, काफ़ी कम जो है वहाँ पर हमें ब्याज जो है देना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए बैंक्स विच प्रोवाइड लोन्स and other financial assistance at cheap rates. Bankers also provide, अब यहाँ पर देखिए क्या है,
यहाँ पर आपको फुल स्टॉप लगाना है और बी को कैपिटल कर देना है, ठीक है, इस तरह से। Bankers also provide subsidy on the interest rate. They have different scopes of loans for different purposes, so they are more influential today than the merchant. अब देखिए, जो हमारे पास मर्चेंट होते हैं वो हमें किसी तरह की सब्सिडी भी नहीं देते। अब जो बैंक्स होते हैं वो हमें कई तरह की सब्सिडी भी देते हैं। अब यहाँ बैंक में जाके हमें जो है काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। क्यों फ़ायदा होता है? सबसे पहले बैंक सिक्योर है, मतलब एक लीगल जगह है जहाँ पर हम जो है लोन ले सकते हैं, वहाँ पर हेरा फेरी का कोई भी सवाल खड़ा नहीं होता। दूसरा जो है, बैंक में क्या होता है, बैंक में रेट काफ़ी चीप होता है, मतलब इंटरेस्ट रेट जो है काफ़ी चीप होता है, मतलब ब्याज वहाँ पर काफ़ी कम लगता है मर्चेंट्स की तुलना में या किसी दूसरे व्यक्ति की तुलना में जिससे आपने लोन लिया है। और तीसरा जो है, जो हमारे पास बैंक होते हैं वो हमें कई तरह की जो है इंटरेस्ट के ऊपर जो है कई बार सब्सिडी भी देते हैं, ठीक है। तो हमें जो है काफ़ी ज़्यादा बैंक से जो है काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं हम बैंक, ठीक है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि बैंक जो है काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू मर्चेंट या कोई दूसरे व्यक्ति से। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, डिड एनी ऑफ द किंगडम मेंशन्ड इन दिस चैप्टर। इसको आप खुद करेंगे, इस क्वेश्चन को, ये आपके खुद करने का है। तो अब यहाँ पर देखिए, ये तो थे आपके एनसीईआरटी की बुक के क्वेश्चन आंसर। यहाँ से मैंने कुछ दूसरे क्वेश्चन आपको डाले हुए हैं। ये क्वेश्चन आंसर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अच्छा होगा कि आप इनको भी देख लें एक बार। तो यहाँ पर देखिए क्या है, व्हाट वाज द जियोग्राफिकल एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ अवध। जो अवध था उसकी जियोग्राफिकल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा, अवध कहाँ पड़ता है, जैसे ये मैंने बताया, तो अवध जो है इस वाले इलाके में यहाँ पर पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास ड्रॉ करने के लिए नहीं है, तो इसलिए जगह के अभाव के कारण मैं इस तरह से कर रहा हूँ। तो ये वाला जो इलाका आप समझ आइएगा, ये जो इलाका है ये जो है अवध था, ठीक है। तो अवध जो है कि जियोग्राफिकल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या थी, ठीक है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट था अवध। तो यहाँ पर देखिए, अवध वाज अ प्रॉस्पेरस रीजन कंट्रोलिंग द रिच एलुवियल गंगा प्लेन एंड द मेन ट्रेड रूट बिटवीन नॉर्दर्न इंडिया एंड बंगाल। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा बहुत मैं इसको और क्लियरली बनाने की कोशिश करूँगा। इस तरह से आप इसको देख सकते हो। ये वाला जो रीजन है, यहाँ वाला जो रीजन है ये अवध है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये किस इलाके में पड़ रहा है। अब यहाँ पर देखिए, इसको सबसे पहले तो यहाँ पर गंगा यमुना बहुत सारी जो है यहाँ से नदियाँ बहती है, यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ बहती है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर अनाज बहुत ज़्यादा होगा। अनाज यहाँ पर बहुत ज़्यादा होगा। अनाज अगर बहुत ज़्यादा होगा तो सीधी सी बात है, जिस किंग का यहाँ पर रूल होगा उसको काफ़ी ज़्यादा टैक्स मिलेगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि बहुत सारे जो किंग है वो चाहते थे कि ये अवध जो है उनके कंट्रोल में आ जाए, क्योंकि अगर उनको ये वाला कंट्रोल मिल गया तो सबसे पहले तो उनको टैक्स कलेक्शन में टैक्स जो है उनका काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी फर्टाइल एरिया है, यहाँ की ज़मीन काफ़ी उपजाऊ है, ठीक है। दूसरा क्या है, अब यहाँ पर देखिए, जो नदर्न इंडिया है ये वाला जो रीजन है और जो बंगाल वाला जो रीजन है, तो उसके बीच में आ रहा है, देखिए कौन, उसके बीच में आ रहा है यहाँ पर अवध, ठीक है। मतलब अगर कोई व्यापारी है, अगर किसी को व्यापार करना है तो उसको जो है अवध हो गए। मान लीजिए यहाँ पर दिल्ली से अगर किसी को बंगाल जाना है तो उसको अवध होके जाना पड़ेगा, ठीक है, मतलब मेन रूट यहाँ से अवध होकर जाएगा। सो यहाँ पर क्या है, जिस किंग के रूल में अवध होगा तो वो बहुत ही ईजिली जो है ट्रेड को जो है प्रभावित कर सकता है। मतलब अगर ये किंग चाहे यहाँ पर अगर किसी का कंट्रोल हो जाए तो वो जो है ट्रेड को बंद कर सकता है। अब दिल्ली का सामान बंगाल नहीं पहुंचा पाएगा और बंगाल का सामान जो है दिल्ली नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि कितना जो है इसका इंपॉर्टेंस है अवध का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऐसा ही कहा गया है इसमें भी। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, वाई वॉज, अब डब्ल्यू आपको बड़ा करना है, वाई वॉज अ सिस्टम कॉल्ड राखी इंट्रोड्यूस। अब राखी, मैंने आपको कहा राखी क्या थे। अब जो सिख होते थे, अब सिख भी जो है रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, मतलब सिख्स भी जो है जहाँ पर वो रूल करते थे वहाँ के लोगों से जो है टैक्स कलेक्ट करते थे। ये जो टैक्स जो सिख कलेक्ट करते थे उसको हम क्या कहते थे, राखी। हालांकि ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर लिया जाता था। यहाँ पर देखते हैं इसको क्या है, दिस सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस टू गिव प्रोटेक्शन टू कल्टिवेटर्स ऑन द पेमेंट ऑफ टैक्स ऑफ 20% ऑफ द प्रोड्यूस। सो गाइज, ये वाला जो क्वेश्चन है ये पूरी तरह से जो है रॉन्ग यहाँ पर आ गया है। ये गलती से यहाँ पर इसमें काफ़ी ज़्यादा एरर है, इसको आपने जो है स्किप कर देना है। सिंपली मैंने आपको कहा राखी क्या होता था। राखी जो है एक टाइप का जो है एक जो है कर था, मतलब आप समझ सकते हो कि एक टैक्स था जो सिख जो है कलेक्ट करते थे, कहाँ से, अपनी प्रजा से जो है कलेक्ट करते थे। ये जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर लगता था। जैसे मान लीजिए आपने धान को उगाया है, मतलब आपने राइस उगाए है या आपने व्हीट उगाए है, तो जितना आपने उगाया है उसका कुछ अमाउंट जो है सिख जो है टैक्स के तौर पर जो है टैक्स के रूप में जो है उसको कलेक्ट करते थे, उसको हम कहते थे राखी, ठीक है। तो इसको आपने जो है स्किप कर देना है, यहाँ इसमें जो है एरर है। राखी क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं चौथ। अब चौथ क्या है, देखिए यहाँ पर अब जो अलग अलग रूलर है गाइस, अलग अलग जो रूलर है, हालांकि टैक्स सभी कलेक्ट कर रहे हैं,
टैक्स तो सभी कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जो ये टैक्स कलेक्ट करे उनका नाम इन्होंने अलग अलग रखा हुआ। जैसे सिख हमने देखा क्या रखा है, उन्होंने राखी रखा है। तो इन्होंने देखिए किस क्या रखा है, चौथ। चौथ किसने रखा है, जो हमारे पास मराठा जो किंग्स थे, जो मराठा जो हमारे पास रूलर होते थे, वो क्या करते थे, वो जो टैक्स कलेक्ट करते थे उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं चौथ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है चौथ, 25% ऑफ द लैंड रिवेन्यू क्लेम्ड बाय जमींदार वाज नाउन एज चौथ। जो 25% जो लैंड रिवेन्यू होता था, जिसको कि जमींदार क्लेम करते थे, उसको क्या कहते थे, उसको जो है चौथ कहा जाता था। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाउ डिड द लेटर मुगल एम्पायर्स लूज देयर कंट्रोल ओवर देयर नोबल्स। जो मुगल एम्परर्स थे, जो लास्ट वाले जो हम मुगल एम्परर देखते हैं, औरंगजेब के बाद वाले जो मुगल एम्परर हम देखते हैं, तो उनका कंट्रोल जो है नोबल्स के ऊपर, मतलब जो बहुत बड़े बड़े जो लोग होते थे, धनी लोग होते थे, तो जो बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग थे, उनके साथ उनके संबंध क्यों बिगड़े, मतलब उनके साथ जो है उनके ऊपर जो कंट्रोल था, पहले जो नोबल्स के ऊपर जो कंट्रोल होता था राजा का, वो जो है क्यों कम कम हुआ बाद वाले टाइम में। तो यहाँ पर देखिए, द एफिशिएंसी ऑफ द इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन ब्रोक डाउन अंडर द लेटर मुगल एम्परर्स। अब जो बाद वाले जो एम्परर हमारे पास आते हैं, तो उनका जो लिंक था, पहले जो नोबल लोग होते थे और जो राजा के बीच में जो लिंक पहले जो मुगल सल्तनत में हुआ करता था, वो बाद में नहीं रहा, उनके बीच में वो लिंक टूटने लगा। ठीक है, इसको हमने कैपिटल करना है, इट को कैपिटल कर दीजिए। इट बिकम्स इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट फॉर देम टू कीप अ चेक ऑन देयर पावरफुल नोबल्स अपॉइंटेड एज गवर्नर्स अपॉइंटेड गवर्नर। तो यहाँ पर देखिए इसमें थोड़ा सा एरर है, यहाँ पर इसको आपने क्या करना है, यहाँ पर इट करना है। इट बिकम्स इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट फॉर देम टू कीप अ चेक ऑन देयर पावरफुल नोबल्स। अब यहाँ पर आपने करना है, नोबल्स तक आपने करना है और इसको काट देना है, इसको यहाँ तक आपने काट देना है। ठीक है, तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या मतलब हुआ। अब जैसे कि आपने देखा, जैसे देखिए अवध की जो है स्थापना हो गई, अवध को जो है अलग अलग जो है एक इंडिपेंडेंट ही एक इकाई बना दिया गया, हैदराबाद को भी जो है इंडिपेंडेंट कर दिया गया। उसके बाद हम देखते हैं बंगाल में भी काफ़ी हद तक जो है इंडिपेंडेंस आ जाता है। इंडिपेंडेंस का मतलब वहाँ के जो स्थानीय जो शासक थे, मतलब जो पहले सूबेदार थे, बाद में नवाब बन गए थे। ठीक है, तो उन्होंने जो है इंडिपेंडेंट कर दिया था उसको, मतलब अपना ही एक एरिया बना दिया था। तो जो मुगल्स थे, जो मुगल किंग होते थे, उनका जो है काफ़ी उनको जो है काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी उनको कंट्रोल करने के लिए। अब जैसे जो छोटे छोटे सूबेदार थे, जो छोटे छोटे ये जागीरदार थे, ये काफ़ी ज़्यादा तंग कर रहे थे नवाब्स को, जो सॉरी किंग को। ठीक है, ये जो है छोटी छोटी इलाकों को मुगल सल्तनत से अलग करके उनको जो है इंडिपेंडेंट बना रहे थे। ठीक है, तो उनके मुगल्स के लिए काफ़ी ये डिफिकल्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, 1 सेकेंड, इसको आपने काट देना है। आप यहाँ पर दे कर सकते हैं, दे कर सकते हैं, इसके बाद यहाँ करना दे। ठीक है, दे कंट्रोल द ऑफिसेज ऑफ रेवेन्यू एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जो पहले हमारे पास जो सूबेदार नियुक्त करते थे, उनका काम क्या होता था, जहाँ पर उनको नियुक्त किया गया है जिस सूबे में, उसको कंट्रोल करना। ठीक है, लेकिन बाद में जब हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि उनके पास मिलिट्री पावर भी आ गया, मतलब फौजदारी की पावर भी आ गई, दूसरे रिवेन्यू की पावर भी आ गई, सारी की सारी पावर उनके पास आ गई। ठीक है, तो धीरे धीरे उनके पास सारी की सारी पावर जो है गैदर हो रही है। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, पहले जो सूबेदार होता था उसके पास सारी पावर नहीं होती थी। नेक्स्ट देखिए क्या है, दे गिव देम, यहाँ पर दे आपको बड़ा करना है, दे। ठीक है, दे गिव देम एक्स्ट्रॉर्डिनरी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर्स ओवर अ वास्ट रीजन ऑफ द मुगल एम्पायर। ठीक है, उन्होंने क्या किया हुआ था, उनको जो है एक बहुत ज़्यादा पावर दी हुई थी, जो मुगल एम्पायर था उसके अंदर उन्होंने फुल पावर दे दी उनको। आप मिलिट्री का काम भी संभालो, आप जो है टैक्स का काम भी संभालो, आप जो है सूबेदारी भी वहाँ की संभालो। तो सारा का सारा इन्होंने जो लास्ट वाले जो मुगल एम्परर थे, उन्होंने जो है सारा का सारा उनको खुली छूट दे दी, अपने जो उनके नवाब थे या उनके जो सूबेदार होते थे। एज गवर्नर्स कंसोलिडेटेड देयर कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस। अब यहाँ पर देखिए, एज द गवर्नर्स कंसोलिडेट देयर कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस, द पीरियोडिक रिमिशन ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द कैपिटल डिक्लाइंड। अब जैसे जैसे, अब देखिए जो मुगल रूलर्स थे, लेट वाले जो मुगल रूलर्स हैं, उन्होंने जो है खुली छूट दे दी है कि आप सब कुछ करो। तो क्या होगा, जो पहले राज्य को जो मतलब जो स्टेट था, मतलब राजा को जो टैक्स देते थे जो लोग, वो काफ़ी घट गया, क्योंकि जिस इलाके का जो सूबेदार होता था, वो बहुत कम जो है आगे जो है गवर्नमेंट को टैक्स देने लगा, वो सारा टैक्स जो है खुद ही खा जाता था। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, ये जो है मुगल जो 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 हमारे पास मुगल जो एम्परर्स थे, उन्होंने जो है अपना लूज इस तरह से जो है नोबल्स के ऊपर, नोबल से जो है खो दिया। क्योंकि वो जो है पहले तो उन्होंने खुद ही उनको काफ़ी ज़्यादा छूट दे दी, खुद उनको जो काफ़ी ज़्यादा छूट दे दी, तो वो जो है उनसे इंडिपेंडेंट हो गए। उन्होंने जो है अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, और जो है उनको बाद में वो जो है राजा को पूछते भी नहीं थे। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चैप्टर नंबर 10 के। तो ये क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10
जितना आसान शब्दों में हो सकता था मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अगर आप दूसरे किसी टॉपिक पर किसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। मैं ज़रूर उस पर जो है वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।